अब हम बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है, a प्लस बी की अगर मैं बोलूँ कि पावर 1 है, ठीक है, a प्लस बी की अगर मैं बोलूँ पावर स्क्वायर है, a प्लस बी की बोलूँ कि पावर क्यूब है, a प्लस बी की पावर 4 है, a प्लस बी की अगर बोलूँ 5 एंड सो, ठीक है। a प्लस बी की अगर पावर 1 है तो a प्लस बी ही लिखोगे तुम लोग, ठीक है। अगर मैं बोलूँ a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला तुम्हें पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये होता है फॉर्मूला। उसके बाद a प्लस बी के होल क्यूब का, ये भी तुम लोग को याद होगा कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, यही होता फॉर्मूला। अब a प्लस बी के पावर 4 है, a प्लस बी की पावर 5 है, ये कहाँ से निकालोगे, ये तो हमें पता ही नहीं कि ये कहाँ से आता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग को तो पता ही नहीं। अब क्या करें, इस चीज़ को फाइंड करने के लिए क्या करा जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को फाइंड करने के लिए हम लोग एक मैथमेटिशियन ने इंट्रोड्यूस करा बाइनोमियल थ्योरम को, ठीक है। और बाइनोमियल थ्योरम कुछ नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन है इन्हीं सारी टर्म्स को, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर पावर का देखो खेल, ठीक है, पावर देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, पावर सबसे पहले ए की पावर देखना 1 थी, 2 थी, 3 थी, ए की पावर 2, बी की पावर 2, ए बी की पावर 2, ए की पावर क्यूब, ए की पावर मतलब अगर होल पावर बोला जाए तो इसमें होल की पावर क्या है, स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी ए की पावर 1, बी की पावर 1, ए की पावर क्यूब, ए की पावर स्क्वायर और बी की पावर 1 मतलब 3, है ना, प्लस करोगे तो 3, 2 + 1 3। उसके बाद ए की पावर 1 है, बी की पावर स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर भी 3, मतलब सबकी ऐसा ही लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पावर 1 है ना, है ना, तो पावर जो हो रही है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में है, पावर मतलब इसमें चलो इसको, ये तो चलो आंसर की टर्म्स है। सबसे पहले इसमें पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, इसकी पावर 3, इसकी पावर 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद n तक ऑर्डर जाएगा। अब देखो इसकी पावर 1 है तो स्टेटमेंट मतलब आंसर, इसका जो आंसर आया उसकी टर्म्स कितनी है, 2 टर्म्स है। इसका जो आंसर आया उसमें कितनी वैल्यूज़ है, 1 2 3 टर्म्स है। इसका जो आंसर आया उसका टर्म्स कितनी है, 1 2 3 एंड 4। फिर मतलब फोर्थ वाली का टर्म कितना आएगा, 5। मतलब जो हमारी आंसर टर्म्स आ रही हैं या, है ना, या बोलो नंबर ऑफ टर्म्स जो आ रही हैं वो आ रही हैं जितनी पावर है ना उसका 1 प्लस, यही आ रही है, यही आ रहा है ऑब्जर्वेशन, यही करा हम लोग ने कि जितनी उसकी पावर है उसका टर्म जो है वो +1 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग को जितनी भी टर्म्स यहाँ पर बनानी है ना, जैसे यहाँ पर 4 आ रहा है ना, यहाँ पर 4 आ रहा है, तो टर्म्स कितनी बनानी है हम लोग को, 5 बनानी है। यहाँ पर 5 आ रहा है, ठीक है, तो टर्म्स कितनी बननी चाहिए, 6 टर्म्स बननी चाहिए। अगर n आ रहा है तो nth में कितनी बननी चाहिए, n+1 टर्म्स बननी चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बननी चाहिए। इज इट क्लियर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स जो मतलब ये फर्स्ट पॉइंट ही हो गया हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट ही हो गया कि आंसर टर्म्स या नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो पावर कितनी आनी चाहिए, +1 होनी चाहिए, ठीक है। अब पावर ऑफ ए की बात करें और पावर ऑफ बी की बात करें, इस सब में पावर ऑफ ए की बात करें और पावर ऑफ बी की बात करें, जो आपके आंसर टर्म्स या फिर आपकी जो टर्म्स है उसमें अगर हम पावर ऑफ ए की बात करें तो पावर ऑफ ए कितनी है, यहाँ पर 1 है, पावर ऑफ बी कितनी है, 1 है, ए कितनी है, 1 है, 2 है, बी कितनी है, 2 है, उसके बाद 1 1 है, 3 में 3 पावर, उसके बाद 2 1, और इसमें कितनी है, 1 2। क्या मतलब कि जो ए है ना, ए की जो पावर होगी ना वो क्या हो रही है, पहले 3 थी फिर 2, मतलब डिक्रीज हो रही है। और जो बी की पावर है ना
पहले अगर वो 1 थी तो उसके बाद क्या हो जा रही है, 2 हो रही है, मतलब इंक्रीज हो रही है। इज इट क्लियर? समझाई कि ए की पावर जो है वो कम हो रही है, बी की पावर क्या, सॉरी ए की पावर हाँ कम हो रही है और बी की पावर क्या हो रही है, बढ़ रही है। समझ आई? अब देखो हम लोग को बाइनोमियल थ्योरम का थोड़ी थोड़ी स्टेटमेंट पता है कि उसमें एक ए आता है, एक बी आता है और एक क्या आता है तुम्हारे पास, NC0 कुछ ऐसे करके वैल्यूज आती हैं, है ना। पर अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग एक काम करोगे, सुन लो अभी, ठीक है, बाद में मैं तुम लोग बता दूंगी कि यहाँ पर कहाँ पर NC1 और NC2 आ रहे हैं। तो चलो ये तो नहीं एक्सपेक्ट करूँ, बट इतना एक्सपेक्ट करूँगी तुम लोग परम्यूटेशन कम्बिनेशन थोड़ा बता नहीं जानते, क्योंकि +1 में ही था वो भी, है ना। तो परम्यूटेशन कम्बिनेशन में इतना जान लो कि परम्यूटेशन कम्बिनेशन में एक्चुअली क्या होता है कि NC0 होता है, NC1 होता है। इन दोनों की ना वैल्यू जो होती है ना, ये किसके बराबर होती है, 1। अब ये क्या भला है भाई, ये एक्चुअली कम्बिनेशन होते हैं कि वैल्यू जो है वो कंबाइन करके कितनी आ रही है, ठीक है। या मैं बोलूँ तरीका है एक तरह का, जैसे मैं बोल रही हूँ 3 बॉल्स हैं, अब मैं बोलूँ 3 बॉल्स को तुम लोग 3 बार ले बताओ, तो तुम लोग बोलोगे एक बार इसे ले लो, एक बार इसको ले लिया, एक बार इसको ले लिया, तो मतलब 3 बॉल्स को तुम लोग एक बार लोगे, 3 बार ले लोगे ना। 3 बॉल्स को 3 बार लेके बताओ, 3 बॉल को एक बार लेके बताओ, तो एक बार ले लिया। तो ये सारे कम्बिनेशन होता है, तुम लोग को नहीं समझ आ रहा है तो रहने दो अभी फिलहाल, सिर्फ इतना याद रख लो कि ये NC0 जो होता है NC1 और ये दोनों क्या किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। अब देखो हमारे पास ना, चलो पावर का भी पता चल गया हम लोग को, ए की पावर कहाँ से आई, बी की पावर कहाँ से आई, ये भी पता चल गया। अब ये कॉफिशिएंट आगे रड़ कर आया है, ये क्या चीज़ है, ये कहाँ से आ गई। अब ये होता है पास्कल लॉ होता है, ठीक है, वहाँ से आती है ये सारी टर्म्स। जैसे अगर हम लोग ना 1 से शुरू करते हैं, ठीक है, अब यहाँ भी हम क्या लिखते हैं, 1 1 लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इस टर्म को जब हम इस एंड में हम लिखते हैं 1, इन दोनों को जब हम लिख रहे हैं, इन दोनों को जब देखो 1 आता है, लास्ट वैल्यू 1 लिखनी है, यहाँ पर भी 1 लिखनी है और यहाँ पर भी 1 लिखना है। इन दोनों को प्लस करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, इन दोनों का सम यहाँ लिखना है, इन दोनों का सम यहाँ लिखना है, इसका सम यहाँ लिखना है, ठीक है, और इस यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1। इसी तरह ये पैटर्न जो है वो कंटिन्यू होता जाएगा। एज यू नो वेल कि यहाँ पर NC0 की वैल्यू 1 होती है और लास्ट वैल्यू हम लोग NCN ले सकते हैं। मतलब ये कंटिन्यूटी में, मतलब ये क्या है कि ये चीज़ बढ़ रही है, NC0 से NC1 और NC2 NC3 N तक जा रही है, क्योंकि NC0 की भी वैल्यू 1 होती है, NC1 N की भी वैल्यू, मतलब ये यहाँ से ये चीज़ उठ के आई है, समझ आई। अब ये तुम लोगों ने बता दिया कि पावर आ रहा है, कोफिशिएंट इसी तरह आ रहा है। अब तुमको बताती हूँ कि कोफिशिएंट कैसे आ रहा है। देखो NC1 है ना, ये 1 दिख रहा है, क्यूब वाले देखना A+B का होल क्यूब का वैल्यू यहाँ पर कितना आ रहा है, 1, यहाँ पर कितना आ रहा है 3, यहाँ पर कितना आ रहा है 3, यहाँ पर कितना आ रहा है 1, मतलब 1 3 3 1। सेम यहाँ पर देखो ये 3 डिग्री के लिए 1, ठीक है, ये 3 डिग्री के लिए, मतलब A+B का क्यूब का फॉर्मूला यहाँ से आएगा, दैट इज़ 1 3 3 1। तो यहाँ से ये कोफिशिएंट उठ के आते हैं और ये NC0 होता है और ये NCN होता है, क्योंकि NC0 की वैल्यू भी और NC1 की वैल्यू भी क्या होती है, N से होती है। और वैसे हम लोग ये चीज़ें क्या लिख लेते हैं, कंटिन्यूटी में लिख लेते हैं। समझ आ रही है वैल्यू, समझ आ रहा है, ठीक है, ये समझ आया। अब इसी तरह ये सारी बाइनोमियल थ्योरम बनती है। क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला, कि जो A+B होता है ना, की पावर अगर n है, तो तुम लोग को बताया कि 1 से शुरू होती है ना, 1 से शुरू हो रही थी ना, ये सारी चीज़ें 1 से शुरू हो रही, तो NC0 लिख लेना सबसे पहले। अब वहाँ पर क्या थी, या तो पावर A है यहाँ पर, या तो पावर B है। तो A पावर तुम लोग को बताया कि क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, मतलब यहाँ से लीस्ट वैल्यू लिखनी है, मतलब A की पावर क्या यहाँ से शुरू होगी, 0 से शुरू होगी, अरे A की पावर डिक्रीज़ हो रही है, मतलब हाईएस्ट पावर लिखोगे ना, अगर 0 लिख दोगे तो 0 के बाद 1 आएगा, ये तो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो A की पावर क्या लिखनी है, N लिखनी है, क्या लिखनी है, N लिखनी है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, सबसे बड़ा नंबर N, उसके बाद N-1, ठीक है, उसके बाद N-2,
तो ये छोटी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू लिखनी है ताकि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सके। ओके, तो b की पावर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मतलब सबसे पहले क्या आता है 0, फिर 1, मतलब यहाँ 0 आ जाएगा। अगला लिखो NC1 से शुरू करो, NC1 आएगा ना, कि NC 0 आ गया, उसके बाद NC1 लिखना है। a की पावर क्या हो जाएगी, n-1 हो जाएगी। b की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसके बाद NC क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। a की पावर क्या हो जाएगी, n-2 हो जाएगी। b की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे वैल्यूज़ जो है वो चलती रहेगी। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, NC(n-1), a की पावर, यहाँ पर a की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना, 1 हो जाएगी। और b की पावर क्या हो जाएगी, 0 से शुरू हुआ था, n-1 तक आ जाएगा। और उसके बाद NC(n), a की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि n से चली 0 पर ख़त्म हो जाएगी। n से चली 0 पर ख़त्म हो गई। और उसके बाद क्या आ जाएगा, b की पावर क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये फॉर्मूला तुम्हारा क्या आ जाएगा, बाइनोमियल थ्योरम यहाँ से बनती है। समझ आया, कहाँ से बनी बाइनोमियल थ्योरम? होप सो उल्टा पुल्टा, मतलब थोड़ा सा आइडिया हो गया। अगर तुम लोग को डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो डिटेल्ड भी आ जाएगी, डोंट वरी। ओके, अच्छा, अब हमारी बुक में ना ये दिया होता है कि 1 + x की पावर ना n है ना, और इसका फॉर्मूला हमें 1 + nx + n(n-1), 2 फैक्टोरियल x के पावर स्क्वायर होती है n(n-1), n-2, 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर x³ एंड सो ऑन, ऐसा कुछ चल रहा होता है। भाई ये कहाँ से आ गई, ये वैल्यू कहाँ से आई, है ना? तो ये टेंशन लेने की बात नहीं है, ये यहाँ से ही उन्होंने लिख के बताया। कहता अगर x की जगह अगर हम 1 लें और b की जगह अगर हम क्या लें, b की जगह अगर हम x लें, ठीक है, a ये है और ये b है, ठीक है, तो यही फॉर्मूले में ना ये तुम लोग डाल के देखो, कैसे डाल के देखो। देखो NC1 की तुम लोग को 0 की वैल्यू मैंने बताई कि ये 1 होती है, 1 की पावर n, मतलब a की पावर 1 मतलब 1 है हमारे पास, उसकी पावर n डाल के देखो। b की पावर 0 तो b की पावर 0 मैं ऐसे रहने दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद NC1 की वैल्यू क्या होती है, n होती है। कहाँ से आती है, तो NC1 का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, ठीक है। n फैक्टोरियल क्या है हमारे पास, फैक्टोरियल तो n फैक्टोरियल है, r क्या है 1 फैक्टोरियल, ये होता है n, ये होता है r, ठीक है। तो ये n को वहाँ डाला और ये r को यहाँ डाला, n-r भी किया तो n-r किया, मतलब n-1। अब इसे खोलते कैसे थे, इसे खोलते थे जैसे 2 × 1, ठीक है, 2 फैक्टोरियल को खोला, 3 को फैक्टोरियल को खोला तो 3 × 2 × 1। तो ये इस तरह से ये वे है तो इसको खोलने का कि फैक्टोरियल्स को किस तरह से खोलते हैं। वहीं अगर मैं बोलूँ कि n-1 को खोलो, ठीक है, किसको खोलना, तुम लोग को n को खोलना, तो n की छोटी वैल्यू लोगे ना n-1। अब मुझे n-1 ही चाहिए क्योंकि n-1 से n- कट जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा ना n, ठीक है। तो आंसर के लिए मैंने क्या करा, यहाँ से n से n तक ही खोला, इसको कट कर दिया और हमारे पास क्या आ जाएगा, n आंसर आ जाएगा। तो n यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। उसके बाद a की पावर n-1 मतलब 1 की पावर n-1, b की पावर 1 मतलब x की पावर क्या हो जाएगी 1, NC2 वही उसी तरह करना है कि n फैक्टोरियल n मतलब 2 फैक्टोरियल n मतलब n-2, और यहाँ पर n-1 और n-2 तक खुल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो n अगर यहाँ तक था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n-1 हो जाएगा, उससे पिछले वाली वैल्यू क्या हो जाएगी n-2, क्योंकि मुझे ये n-2 ही काटना था तो n-2 से n-2 कट गया, समझ आ रहा है, n-2 से n-2 कट गया और n-1 2 फैक्टोरियल हमारे पास बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लिया मैंने, क्या बच गया, n-1 2 फैक्टोरियल हमारे पास यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद a की पावर क्या आ जाएगी n-2, b की पावर क्या दिया x का स्क्वायर, उसी तरह सो ऑन, यही वैल्यू बनते रहे। अब देखो कोई डाउट है कि ये वैल्यू नहीं आई हो तुम्हारे पास, n की पावर अगर कोई भी पॉजिटिव है तो 1 की पावर जितना मर्जी करो, माइनस में चेंज हो जाएगा, पर 1 की पावर तो 1 कुछ भी ले लो तो 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाएगा नेक्स्ट सेम एज इट, यही कंडीशन है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा n-1 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या बन जाएगा x का स्क्वायर एंड सो ऑन। आगे भी सॉल्व करके देख लेना, यही वैल्यू बनेगी और यही आया, कोई डाउट तो नहीं है, यही आई बाइनोमियल थ्योरम से ही आया, तो यही है। अब उन्होंने क्या बोला है, कंडीशन दिया है तुम लोग को, देखो बच्चा पार्टी, कि जो आपका 1 + x की पावर n आया ना, तो यहाँ पर जो x है ना उसका मॉडुलस जो है ना
वो क्या होगा, लेस देन होगा 1 से, अगर n कोई भी नंबर है, ठीक है। n पॉजिटिव हो सकता है, n नेगेटिव हो सकता है, n फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब n फ्रैक्शन हो सकता है, अब देखो कहता है अगर n पॉजिटिव है, ठीक है, अगर n पॉजिटिव है तो क्या होगा कि ये जो बाइनोमियल थ्योरम है ना, ये सिर्फ यहाँ तक खुलेगी 1 + nx तक, बाकी सारी वैल्यू जो है ना इनफाइनाइट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इसी से तुम लोग क्या कर लोगे, क्वेश्चन को निकालोगे, दैट्स इट, यही बोला है, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी, और हायर वैल्यू का स्क्वायर मतलब अगर x, अब तुम लोग पूछोगे कि भाई क्यों निगलेक्टेड क्यों करनी है उस चीज़ को, क्यों इनफाइनाइट कर रहे हो। अब देखो खुद सोचो कि वो वैल्यू कहाँ पर आ रही है, ये वैल्यू की पावर कितनी है, nx, उसकी वैल्यू की पावर कितनी थी, x², उसकी वैल्यू कितनी थी, x³ एंड सो ऑन। अब देखो कोई छोटी सी वैल्यू का 0.2 है वैल्यू, ऑब्वियसली वो छोटी है, मतलब उन्होंने बोला कि x बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है। छोटी सी वैल्यू का स्क्वायर कर दो तो वो तो होर 0.22 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0 मल्टीप्लाई 0 2 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 4 2 ये आएगा ना, 2 2 ज़ा 4, 0 2 ज़ा 0, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है और पॉइंट यहाँ लग जाए 0.00, कितना छोटा हो गया है ना। तो कोई चीज़ का छोटी है और उसका स्केयर कर रहे हो और ज़्यादा छोटी, तो ये सारी वैल्यूज़ का उन्होंने क्या कर दिया, निगलेक्टेड कर दिया कि रहने दो भाई, इतनी छोटी वैल्यू को तो निगलेक्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर उन्होंने क्या कर दिया, अपना आंसर निकाल दिया। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, सो हम लोग ना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि ताकि तुम लोग को और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा क्या होती है ये बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। फिजिक्स को छोटा समझने के लिए, न्यूमेरिकल्स करने के लिए छोटी छोटी ये जो चीज़ें जो करवा रही हूँ ये सारी, मतलब उन्होंने बुक में दिया हो कि पहले बुक पढ़ने से पहले तुम लोग क्या करो कि थोड़ा ओवरव्यू पढ़ लो कि किस तरह मैथ अप्लाई होगा यहाँ पर, ठीक है। चलो क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, पढ़ सकते हो, तुम्हारी बुक में है, चलो मैं लिख देती हूँ, डोंट वरी, दिख रहा है क्वेश्चन। तो ये देखो, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि g' है, जिसकी एट हाइट h अबव द ग्राउंड से हाइट h पर उसकी वैल्यू कुछ ये गिवन है, ठीक है। तो कहता है h जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, तो प्रूव करो इस चीज़ को, है ना। मतलब हम लोग को गिवन क्या चीज़ आ गई कि g' की = gr² + h की पावर कितनी आ गई, स्क्वायर आ गई, ठीक है। सॉरी ये प्रूव करना है, प्रूव दैट, तो ये नहीं, ये गिवन है, सॉरी गिवन है, ये गिवन है, और ये चीज़ को हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। तो क्या दिया हम लोग को, g' = g1 gr² r + h का स्क्वायर। अगर हमें यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम लगा, मतलब हमें ना वहाँ तक पहुँचना है, तो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से, क्योंकि वहाँ पर देखो प्रूव वाले क्वेश्चन में देखो प्रूफ हम लोग को क्या करने के लिए बोला उसने, g1 - 2h/r²। तो यहाँ पर देखो 1 आ गया सबसे पहले, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम लगा कर यहाँ पर 1 वाला फॉर्मूला, 1 + nx वाला फॉर्मूला, ताकि हमारा ये जो आंसर है वो आ जाए। तो इसे प्रूव गिवन जो है उसे सॉल्व करके हम लोग प्रूफ तक पहुँच जाएंगे। तो चलो उसके बाद क्या आ जाएगा, चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि पहले हम लोग क्या करते हैं काम, 1 बनाते हैं नीचे, ठीक है। तो 1 बनाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, r² को कॉमन ले रही हूँ, ठीक है, 1 + h²/r²। तो ये तुम्हें पता है क्या, नहीं है पता तो देख लो क्या होता है कि अगर मैं यहाँ से r + h का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं r² को कॉमन निकालना चाहती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर तो r² ऑलरेडी था, मतलब यहाँ 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर तो r² कोई है नहीं, तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ r² और इसके साथ r² को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब ये वाला r² को यहाँ पर कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, h बचा, h का स्क्वायर बचा और r का स्क्वायर बचा, यही बचा। तो r² 1 + h/r का होल स्क्वायर, यही वैल्यू आई, ये देखो यही वैल्यू आई, r² से r² कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा, g1 + h²r² की पावर -2, g' की वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब देखो यहाँ पर हम लोग बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं, दैट इज g' = g1 + nx। यहाँ पर स्क्वायर क्यों किया, एक मिनट, यहाँ पर हम लोग स्क्वायर लगा रहे हैं ना, तो ऑलरेडी स्क्वायर था। अब मैं जब ये स्क्वायर वाली वैल्यू ऊपर लेके जाऊंगी तब भी तो -2 आएगा, समझ आई, क्योंकि मैं बार बार कर चुकी हूँ उसको, मुझे रट्टा ही लग गया, तो इसलिए मैंने
कॉन्स्टेंटली करी जा रही हूँ कुछ भी, ठीक है। तो ये देखो, ध्यान से देखो, 1 प्लस एच यहाँ पर कॉमन लिया मैंने, यहाँ पर मैंने क्या लिया, स्क्वायर लिया, और यहाँ पर जब स्क्वायर को अगर मैं इस तरह से भी लिख लूँ, 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, तो इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ थोड़ी ना स्क्वायर आएगा, इस चीज़ को जब ऊपर उठा के लिख दिया तो -2 लिखूंगी, तो ये -2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है कि जो 1 मतलब 1 प्लस एक्स की पावर n आती है, उसका क्या 1 प्लस एन एक्स हो जाता है, एन एक्स हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच आर लग जाता है, यही होता है। तो G 1 प्लस माइनस माइनस 2h/r, तो ये देखो यही आंसर है, यही आंसर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है। तो एक काम करना आप लोग कि मैं तुम लोग को लिख देती हूँ और तुम लोग ना सॉल्व करके बता देना, बहुत आसान है, ये भी 2 मिनट का क्वेश्चन है, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे कि क्वेश्चन जो अनसॉल्व होते हैं वो दे देती रहती है, बट एक बार ट्राई करके देख लेना, अगर नहीं हुआ वैसे मैं पोस्ट कर देती हूँ, कर दूँगी मतलब, ठीक है। मतलब शॉर्ट्स कहीं ना कहीं देख लेना, कहीं तो होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तुम लोग सॉल्व करके देख लेना। और यहाँ पर ना एक्चुअली यहाँ डेल्टा टी जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू टी डैश, ठीक है। तो ये देख लेना, इसका आंसर एक्चुअली 4a डेल्टा t/t0 है, या मैं कर दूँ 1 मिनट हो जाएगा। e इज इक्वल्स टू, देखो ए कॉन्स्टेंट हो जाएगा, यहाँ पर भी बाइनोमियल 1 प्लस ये 4 जो है वो आगे आ जाएगा क्योंकि nx लग जाता है, 4 जो है वो आगे डेल्टा t0 आ जाएगा, और यहाँ पर -t से -t प्लस करके कटे जाएगा, और 4a डेल्टा t0, ये तो आंसर है, बस 2 मिनट का खेल था, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या समझाना चाहती थी तुम लोग को, बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बताना चाहती थी, क्वेश्चंस करवाए, सॉल्व करवाया, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करा। होप यू लाइक, पहले इस क्वेश्चन को देख लिया करो, सॉल्व खुद कर लिया करो, पोज करके कर लिया करो, एंड देन कंटिन्यू वीडियो अगर तुम लोग को डाउट है, वरना तो लीव द वीडियो और अगला टॉपिक पढ़ना शुरू कर दिया होगा, ताकि तुम्हारा कवर जो है वो जल्दी हो जाए। थोड़ा ज़्यादा बेसिक नॉलेज के लिए तुम लोग को देख रहे हो तो अच्छी बात है, अगर तुम बड़े भी हो गए हो तो भी देख रहे हो तो वेल एंड गुड है, ओके। तो थैंक यू।